जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। ये लिमिट से अगर कोई और क्वेश्चन है आप डिस्कस कर सकते हैं बिना झिझक, अदरवाइज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे चलते हैं। या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो तरह की होती हैं, होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम वो होती है, लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास, राइट साइड पर आपको 0 0 0 मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। होमोजेनियस की जो जो यूजुअल जो डेफिनेशन है उसी के मुताबिक कि जो कांस्टेंट टर्म्स है वो 0 होनी चाहिए और तमाम टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो लीनियर होमोजेनियस, तमाम टर्म्स लीनियर हैं, डिग्री एक ही है सबकी और कांस्टेंट टर्म 0 है, राइट साइड पर 0 0 0 है, होमोजेनियस सिस्टम बनता है। और नॉन होमोजेनियस सिस्टम मतलब किसी भी एक, कम से कम एक इक्वेशन के राइट साइड पर 0 नहीं है, यू हैव अदर देन 0। ठीक है जी, तो आपका सिस्टम बन जाएगा नॉन होमोजेनियस। अच्छा, अब आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का पता है, मैं कुछ बातें जल्दी में करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, किसी भी सिस्टम को सॉल्व करना है ना, किसी भी सिस्टम को, चाहे वो होमोजेनियस है चाहे वो नॉन होमोजेनियस है, तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो हम कहते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट जी। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं किसी भी तरह का सिस्टम हो, चाहे होमोजेनियस हो चाहे नॉन होमोजेनियस हो, तो सिस्टम के सॉल्यूशन ने एग्जिस्ट तभी करना होता है जब एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो जाए, मैट्रिक्स ए का रैंक बराबर हो जाए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक। अगर ये बराबर नहीं है तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने वाला, अगर ये बराबर है तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना ही करना है, यानी सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और अगर ए का रैंक ए बी के रैंक के बराबर नहीं है, यानी सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो क्या हो सकता है, ए का रैंक ए बी के रैंक से बढ़ तो सकता नहीं, बराबर हो सकता था या कम हो सकता है, इसलिए कभी बढ़ नहीं सकता। ये क्यों नहीं बढ़ सकता? उसकी रीजन सिंपल सी ये है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कॉलम्स ज्यादा होते हैं, ए मैट्रिक्स में कॉलम्स कम होते हैं, तो इसका रैंक जो है वो इसके रैंक से कभी भी बढ़ नहीं सकता, कम ही हो सकता है। यानी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा अगर ए का रैंक ए बी के रैंक के बराबर हो, सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट होगा अगर रैंक ऑफ ए लेस हो किससे, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो सिस्टम आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इस बात को होमोजेनियस सिस्टम, अच्छा ये मैं जनरली किसी भी सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिस्टम किस तरह का हो सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको पता है आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते, ठीक है जी। तो अब मैं बात कर रहा हूं होमोजेनियस सिस्टम के लिए। होमोजेनियस सिस्टम ऐसा होता है, उसमें राइट साइड पर जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो नल मैट्रिक्स होता है, राइट साइड की तमाम इक्वेशन में राइट साइड वाली एड्रेस 0 0, इसके अलावा कुछ नहीं। तो होमोजेनियस सिस्टम जो होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ये कभी भी इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फर्स्ट पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। ax + by = 0, cx + by = 0, तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, एक सॉल्यूशन तो इसको एग्जिस्ट करना ही करना है, राइट साइड पे 0 0, आप x की जगह भी 0 पुट कर देंगे, y की जगह भी 0 पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो 0 0 0 जो सॉल्यूशन होता है, या अगर 2 वेरिएबल्स है तो 0 0, 3 वेरिएबल्स है 0 0 0, 4 वेरिएबल्स है 0 0 0 0 एंड सो 0 0 0 0 सॉल्यूशन जो होता है ये हमेशा इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है जी।
और जो चूंकि ये चीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये निकालनी नहीं पड़ती 0 0 वाला सोल्यूशन, ये ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, ठीक है, ना कदरा है, इसकी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जरूरत उसकी है जो इसके अलावा सोल्यूशन होगा अगर तो वो कोई है, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन याद रखिए, ये जो 0 0 वाला सोल्यूशन है ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये सिर्फ होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन होता है और इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्योंकि ये सोल्यूशन लाजमन ऑलरेडी मिलता है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। और हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, एक सोल्यूशन 0 0 0 इसको लाजमी सेटिस्फाई करता है। अब क्या इसके अलावा कोई और भी इसका सोल्यूशन है कि नहीं, ये जानने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो ये क्राइटेरिया कि रैंक ऑफ ए आपका क्या होना चाहिए, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब 0 0 0 के अलावा कोई और भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ या तो आपका ए का जो ए मैट्रिक्स होगा ये आपके पास क्या हो, ये हो आपके पास 0 के बराबर, इसका डिटरमिनेंट 0 हो, या फिर ए का जो रैंक है वो लेस हो जाए, किससे बना रैंक मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो लेस हो जाए, किससे, नंबर ऑफ अननोन्स के। अच्छा, इसके अलावा कोई और बात मैंने आपको बतानी थी, वो ये बतानी थी कि होमोजेनियस सिस्टम की बात कर लें, 0 0 0 सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर इसका कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अदरवाइज वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो एक सॉल्यूशन तो आपके पास होता है, जैसे सिस्टम हमेशा ट्रिवियल ही होगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है अगर ए का रैंक मतलब ए का जो डिटरमिनेंट वो 0 ना हो, ठीक है जी, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाए। इस तरह नॉन होमोजेनियस सिस्टम में भी आपके पास सिस्टम का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये चीज होल्ड करे, ए का रैंक ए बी के रैंक के बराबर। अब क्या ये जो रैंक है ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है या उससे कम है, नंबर ऑफ अननोन्स के रैंक ये बराबर होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और नंबर ऑफ अननोन से अगर रैंक कम हो जाएगा तो फिर आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है जी। वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं इस बात का भी आपको पता है, आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं अपने बीएससी के सिलेबस में, अपने एफएससी के सिलेबस में, आपको इन छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। मैं ये बातें जानते हुए एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। अलबत्ता अगर कुछ आपने डिस्कस करना होगा किसी किस्म का क्वेश्चन तो आप मुझसे लाजमी डिस्कस कर लीजिए। देखिए जी क्वेश्चन 6 है, सबसे पहले क्वेश्चन 6 है जी, क्वेश्चन 6 को देख लें। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, आपके पास एक सिस्टम है, आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। गौर कीजिए आपके पास नन ऑफ दीज की या ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन मौजूद नहीं है। इट मींस कि जो 4 पेयर्स गिवन है इन्हीं में से आपने कोई एक सॉल्यूशन बताना है। तो पता नहीं आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मैं मुझे लग रहा है जैसे मैं दीवारों के साथ ही बातें किए जा रहा हूँ। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, वी आर लिसनिंग। जी सर आ रही है आवाज। तो भाई साहब आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, नो नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम, यू जस्ट हैव टू बैक सॉल्व ओनली। ऑप्शंस को पकड़ें, x y, पहला कंपोनेंट x का होगा, दूसरा कंपोनेंट y का, तीसरा कंपोनेंट z का। ऑप्शंस को पकड़ें, आपकी ऑप्शंस आपकी तीनों की तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह वही आपका जवाब, ठीक है जी। मसलन क्वेश्चन की बात करें, इसमें x अगर आप सबके हाथों में क्वेश्चन पेपर होना तो मेरे लिए बड़ा आसान हो। मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखने भी चूंकि होते इसलिए मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, सारा कुछ लिखना मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है बहुत ज्यादा। देखें वो पहले ऑप्शन में कहता है 1 1 1, भाई जी 1 1 1, x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 1 पुट करो, z की जगह 1 पुट करो, तो यहाँ बन जाएगा 3। अब इधर 3 बन रहा है, उधर 1 बन रहा है, ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई भाई साहब। जब यही सेटिस्फाई नहीं ना हुई तो फिर बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर नहीं। बी ऑप्शन को देखते हैं, बी ऑप्शन को देखें 0 0 1,
क्या ये हमारा जवाब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 1 पुट करके देखें, ये सेटिस्फाई हो रही है 0 0 1 हो रही है भाई साहब, है ना? लेकिन ये सिर्फ इसके लिए नहीं चेक करना भाई साहब, तीनों के लिए चेक करना है। इसको जरा इसमें पुट करके देखें, 0 0 गया, z की जगह 1 पुट किया, इतने 9 बन जाएगा, इतने 7 बन जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह पढ़ें। सी ऑप्शन में देखें 1/3 1/3 1/3, x की जगह 1/3, y की जगह 1/3, z की जगह 1/3, और ये देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये तो बन गया 1। लो जी, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको देख लें। अच्छा, इससे पहले इसको देखें, क्योंकि इसको चेक करना मुश्किल काम है, इसको चेक करना आसान काम है। अगर आपके ये 3 नंबर इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं होगी। पहले इसको चेक करें, x की जगह 1/3 पुट करें, z की जगह 1/3 साथ में 2 है तो ये 2/3 बन जाएगा, राइट साइड पे 1 है, देखो 3/3 बन जाएगा, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो उसका मतलब ये नहीं कि ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको भी चेक कर लें, x की जगह 1/3 9/3 3 हो गया, जमा 1/3 y की जगह 3/3 1 हो गया, यहाँ पर 1/3 पुट करना z की जगह तो यहाँ पर भी 3 हो गया, तो वैसे इधर 7 है, 3 3 6 और 1 7, ये भी सेटिस्फाई। इसका मतलब ये कि चौथी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, यही है आपका सब सिंपल, आपने बैक सोल्व करके चेक कर लें। इज दैट क्लियर? सो इज दैट क्लियर? यस सर। थैंक यू। यस सर। क्वेश्चन 7 की बात जी जी, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, इससे पहले कि मैं ये वाले क्वेश्चंस की बात करूं, पहले क्वेश्चन 10 को देखें। पहले क्वेश्चन 10 देखें जो इजीली आपको समझ आ जाएगा। कहता है इन इफ इन एनी सिस्टम ax इज इक्वल टू b। इन एनी सिस्टम का मतलब ये है कि सिस्टम आपका होमोजेनियस भी हो सकता है, नॉन होमोजेनियस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ऑफ लीनियर इक्वेशंस द नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। यार बाद में देखते हैं, आपको साथ साथ जवाब मिल जाना इसका। मैं 9th के रिजल्ट बात कर रहा था, मैं 9th की बात कर रहा था, सॉरी मैंने 10 पढ़ लिया। 9 द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल कब निकलता है भला? मैं आपको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन समझा चुका हूं, वैसे आपको ऑलरेडी पता था। 0 0 0 जो सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस सिस्टम के केस में, हमेशा आपका सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो फिर एक नहीं करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी करेंगे, और वो कौन से हो गए? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। सो वो कब एग्जिस्ट कर सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉरी 0 के बराबर हो, आई एम सॉरी 0 के बराबर हो। तो क्योंकि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वजाहत के तौर पर मैं आपको कोई एग्जांपल से समझा तो सकता हूं, लेकिन इसका आंसर अल्फा है 9 का, वो नोट कर लीजिए। बहरहाल जी, 7वां देखते हैं जी। 7वां नहीं, छठा, सॉरी नहीं, छठा हो गया, 7वां। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इन सिस्टम में से कौन सा सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है? और मैं बता चुका हूं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, कब होगा, जरा बताइए जरा। जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करता? जब ए का रैंक ए बी के रैंक के बराबर ना हो, कम पड़ जाए। राइट जी, अब इस बात का होगा। ओके, बारी बारी देखते हैं जी, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में है यार, ऑप्शन ए में सीधा सीधा पता है कौन सा सिस्टम है? कौन सा सिस्टम वाला किसी को आइडिया है? ऑप्शन ए में होमोजेनियस सिस्टम है भाई साहब। ये देखिए, यार क्या लिखना पड़ा मुझे, अगर आपके हाथ में होमोजेनियस, अगर आपके हाथ में है तो यार मुझे लिखना ना पड़े, मैं अब तक आपको टेस्ट जो है ना वो करवा चुका होगा। ये होमोजेनियस सिस्टम ऑप्शन है। तो भाई साहब मुझे चेक करने की जरूरत है कि इसका इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकलना है कि नहीं निकलना। भाई साहब कौन सा सिस्टम है भला? भाई साहब होमोजेनियस। यस सर। वैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि होमोजेनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन हमेशा ही होता है। होमोजेनियस सिस्टम को चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिले या नहीं मिले, ट्रिवियल सॉल्यूशन आपके पास 0 0 0 लाजमन होता है, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो होमोजेनियस सिस्टम हमेशा ही कंसिस्टेंट होता है, ये इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। तो ये आपके ऑप्शन नहीं है भाई साहब। इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में देखें x 1 के बराबर है,
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 के बराबर है, x प्लस वाई प्लस 2z किसके बराबर है जी? 1 के बराबर। भाईजान ये नॉन होमोजेनियस है, और नॉन होमोजेनियस सिस्टम के केस में सिस्टम का सॉल्यूशन कब निकलना होता है? जब a का रैंक a b का रैंक के बराबर हो जाए, राइट? तो चेक कर लो यार, इसका ऑप्शन 1, ये 1 0 0 है, 1 1 1 मसला ही कोई नहीं, 1 1 2 और इधर 1 1 1 मसला ही कोई नहीं यार, आपने चेक ही करना है, बस 2 लाइनों में आपको काम हो जाना है। ये 1 है पाइवट एलिमेंट, इसके नीचे 0 बनाने हैं, भाईजान इसके नीचे इसको 0 बनाना, इस -1 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 0 बन जाएगा। ये 1 ऐसे रहेगा क्योंकि इधर 0 है, ये 1 भी ऐसे रहेगा, ये 0 हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, ये क्या बन जाएगा जी? हैं जी 0 0 हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब ये 1 बन गया भाईजान, इसकी मदद से इसको 0 बना लेना है, ऐड करिए, ये 0 बन गया, यहाँ 1 बन जाएगा, -1 + 2 1, और यहाँ क्या आ जाएगा चेक करें जरा, इसकी मदद से इसको ये ऐसे रहेगा। तो यार देखो a का रैंक कितना है? 3, और ab का रैंक कितना है? 3। सॉल्यूशन निकलना ही निकलना भाई साहब, है ना? सिस्टम हमारा ये कौन सा है? कंसिस्टेंट है, यानी ये भी हमारी ऑप्शन सिंपल, एक लाइन में काम हो जाता है आपका। तो देखें 4 लीजिए, x + y + z। अच्छा इसमें, अच्छा यार ये तो भाई साहब कुदरतुल्लाह साहब, इसमें देखें वेरिएबल्स कितने हैं? सर इसमें वेरिएबल्स 3 है और इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन 4 है। अच्छा डेल्टा में देखिए, उसमें वेरिएबल कितने हैं? 3। यस और सर, इक्वेशन कितनी है? सर उसमें भी इक्वेशन 4 है। तो जाहिर है सी में और डी में हमारा एक आंसर छुपा होगा, यस है सर, ना? ऑब्वियस। इसका मतलब ये भी होगा कि इन दोनों में से एक सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और एक कौन सा है? एक इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है। यस सर, तो भाई साहब इसका मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो और इक्वेशनों की तादाद ज्यादा हो, और ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है यस है सर, ना? हो सकता है। यस तो सर, हो इसका सकता मतलब ये कि कुछ भी हो सकता है भाई साहब, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है, सिस्टम आपका है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। मेरी बात अब समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई है, मुझे आ गई है। बाकी ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल्स की तादाद कम हो, इक्वेशनों की तादाद ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमेशा याद रखें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है, सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। तो मैं ना चार्ली के लिए जो है ना ये ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1, ये ले लो, ठीक है जी। तो -1 + 1 एज 0, तो मैंने इसको भी 0 करना है। -1 + 1, अच्छा पहले पूरी रो के साथ कर लेते हैं। -1 + 1 यहाँ भी 0, -1 + 2 क्या बन जाएगा? 1, -1 + 1 ये भी बन गया 0। लेकिन मैंने इसको भी 0 करना, -1 + 1 0, -1 + 1 0, -1 + 3 2, -1 + 1 ए बन गया 0। इसको भी 0 करना, -1 + 1 0, -1 + 1 0, -1 + 4 3, -1 + 1 ए बन गया 0। लो जी, अब मैंने इसको 0 बनाना ना, ये पाइवट एलिमेंट है, अब इसकी वजह से इनको 0 बनाना है। तो इसकी वजह से जब मैं इसको 0 बनाऊंगा, दोनों को 0 बनाऊंगा, क्या करूंगा? -2 + 2 0, ये 0 है, ऐसे ही रहेगा। -3 + 3 ये भी 0 बन गया, ये 0 ऐसे रहेगा। तो भाई साहब देखिए a का रैंक कितना हो गया? a का रैंक कितना हो गया? 2। ab का रैंक कितना है? 2। इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। अब मुझे सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने से गर्ज नहीं है, सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया भाई साहब, ये हो गया कंसिस्टेंट। अब एक ही ऑप्शन बची है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, आप खुद कर लोगे ना चेक। उसमें a का रैंक ab का रैंक के बराबर नहीं आएगा। अगर आप कहते तो मैं कर देता हूं, अदरवाइज खुद भी कर सकते हैं, वो आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इज दैट क्लियर? कर लोगे ना भाई साहब? यस सर, क्लियर है। जी सर, कर लेंगे सर। मैंने आपको असल में इन ऑप्शन, इन एमसीक्यूज के जरिए मैंने आपको बताना क्या चाहा है, खासकर इस सवाल में बताना ये चाहा है
कि ऐसा मुमकिन है कि नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो, नंबर ऑफ अननोन्स कम हो, ऐसे मौके पे कुछ भी हो सकता है भाई साहब। ठीक हो गया, ये बात ध्यान में रखिएगा, बोलिएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा जो भी हो। क्वेश्चन 8 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कहता है, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम पाई जी एल कुल ऐसे क्या है ये देखो। क्वेश्चन 8 में क्या है जी, x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 3z is equal to 1। अच्छा यहां पर क्या है जनाब भाईजान, यहां पर क्या है? यहाँ पे उसने सोल्यूशन दिया है, चेक करना है कि उसका सोल्यूशन है या नहीं। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात। वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स 3 है। 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन 2 है। मैं असल में ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाए बोला, जो आम साधारण क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 3, वेरिएबल्स की तादाद भी 3, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 4, वेरिएबल्स की तादाद भी 4, तो आप करते हैं। तो मुझे लग रहा था जैसे आपको डाउट होगा अगर इक्वेशन कम हो जाए वेरिएबल ज्यादा हो जाए, इक्वेशन ज्यादा हो जाए वेरिएबल कम हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशन कम। ऊपर मैंने क्या बताया, जब वेरिएबल्स आपके कम हो, इक्वेशन ज्यादा हो, तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इज दैट क्लियर? यहां पर क्या है, वेरिएबल्स की तादाद ज्यादा है, इक्वेशन कम है। और याद रखो भाई साहब, ऐसे मौके पे हमेशा कितने सोल्यूशन निकलेंगे, सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकलेंगे। थैंक यू सो मच यार, चीता जिंदाबाद यार। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे मौके पे हमेशा क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आप इसको एशेल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे, ये रूल फिट हो रहा होगा कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होगा। ठीक है जी। बहरहाल तो अब आपको सॉल्व करना है सिस्टम। भाई साहब सॉल्व किया, क्या आंसर निकाला है, सच्ची सच्ची बताना भाई साहब। सर इस बाकियों से पूछ ले पहले। अपने बाकियों ने बोलना ही नहीं, उन्होंने तो कसम खाई हुई है बोलना ही, आपने बोल पड़ो। लेकिन बस आंसर बताना, ऑप्शन बताएं। सर इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। की को देखने के बाद नहीं भाई साहब, की को नहीं देखने से सर, पहले। की सर मैं बता सकता हूँ कि मैंने सॉल्व कैसे किया है। अच्छा बताएं, शाबाश, कैसे सॉल्व किया? सर सबसे पहले मैंने सिस्टम को सॉल्व नहीं किया। मैंने ना इन दोनों को पहले इक्वेशंस को माइनस किया। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करने से ये हुआ कि एक्स एलिमिनेट हो गया, इक्वेशन 2 वेरिएबल में आ गई और वो मेरे पास इक्वेशन बनी y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो मैंने उस इक्वेशन में y और z के देखा जिनमें वो 2 जमा करने 0 आ रहा है, वो सब हो गया। तो वो कौन सा ऑल ऑफ दिस कैसे हो गया? वो तो इन तीनों में से सर कोई एक नहीं होना चाहिए। नहीं, वो सब में हो रहा था ना, ऐसे तो ऑल ऑफ दिस हो गया। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने सुन लिया होगा कुदरतुल्लाह ने क्या बोला है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। लेकिन कुदरतुल्लाह ने भी अप्रोच जरा मुश्किल बनाई। और भाई साहब बैक सॉल्व करो यार, ध्यान करो सीधी सीधी अपनी। सर वो कैलकुलेशन लंबी हो रही थी बैक सॉल्व करने से। मैं भी कैलकुलेशन अभी छोड़ो यार। कैलकुलेशन किस बात की लंबी हो गई थी भाई, इसको चेक करना है आपने। इस इक्वेशन में चेक करो, 1 माइनस t by 2 प्लस t माइनस t by 2, इन दोनों का सम माइनस t प्लस t 0 हो गया, 1 बच गया, इधर भी 1, बस सही कोई नहीं। इसको चेक करना है, तो ये जो 1 माइनस t by 2 प्लस 2 है यानी प्लस 2t हो जाएगा। 3z है यानी इसको z 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा, माइनस 3t by 2। इसका सम भी 1 होना चाहिए, भाईजान बन रहा है। ये देखो माइनस 3 by 2 माइनस 3t by 2 कितना आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 1 बच रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरों को भी चेक कर लें, बाकी दोनों भी अच्छा बाकी दोनों में से कोई एक चेक करना पड़ेगा, दोनों नहीं चेक करने पड़ेंगे। रीजन यार सर वो कर गए तो फिर ऑल ऑफ दिस हो जाए, क्योंकि बी और सी में कोई ऑप्शन बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी या बोथ ए एंड सी की ऑप्शन मौजूद नहीं है, ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन मौजूद है। तीनों में से कोई से भी दो अगर आपने चेक कर ली है, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो है इनको साथ साथ यूज करते रहते हैं। इस वक्त इसका आंसर है जी डेल्टा, आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, राइट जी। जरूरी नहीं है कि देखिए इस वक्त x और y पे डिपेंड कर रहे हैं।
अगर आप ऑप्शन बी में देखें एक्स और वाई जेड पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑप्शन सी में देखें तो वाई और जेड एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। बहरहाल एक क्वेश्चन रह गया जी हमारा, कौन सा रह गया जी? 10वां रह गया, और 10वां भी समझे हो गया। चेक करें जी 10वां क्वेश्चन हो गया होगा। If in any system AX is equal to B of linear equations, the number of equations is less than the number of unknowns। मैं आपको भी बता चुका हूँ, तो आपके पीछे लिखा हुआ है वेरिएबल्स की तादाद से कम हो जाए तो ऐसे मौके पे सिस्टम हमेशा कौन सा होता है? बोला कंसिस्टेंट। कौन सा होता है भाई साहब? कंसिस्टेंट। और कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। यस सर, इनफाइनाइट। ऑप्शन ए में देखिए सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, गलत होगी। ऑप्शन सी में देखें तो यूनिक सॉल्यूशन। भाई साहब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं बोला ना मैंने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला। ऑप्शन बी भी गलत होगी, सी भी गलत होगी। अब सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ऑप्शन बी ठीक है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, लेकिन ऑप्शन डेल्टा में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। बेहतरीन ऑप्शन कौन सी होगी? इनफाइनाइटली मैनी वाली सर। कंसिस्टेंट में तो एक भी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि सिस्टम का सॉल्यूशन निकलता है। अब एक निकलता है कि एक से ज्यादा निकलते हैं, ये क्लियर नहीं है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो दोनों चीजें क्लियर होगी, कंसिस्टेंट भी हो गया और सॉल्यूशंस भी आपके इनफाइनाइटली मैनी हो गए। ठीक है जी, ये था जी मेरी तरफ से आपका टेस्ट, निक्का सा फिदा सा आसान सा टेस्ट। लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है इससे हटके तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। किसी किस्म का डाउट हो आपको कि मुझे, मैंने सुना था इससे पहले भी कहीं कोई, कि आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको नहीं पता चल पा रहा कंसिस्टेंट कब है, इनकंसिस्टेंट कब है, कितने वेरिएबल्स हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर इस तरह के माइंड में क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हमारे पास अभी 2-4 मिनट का टाइम होगा। सर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगी, दोबारा बता दें, रिपीट कर दें। इनफिनिटली मैनी, अच्छा होता क्या है, मैं 1 मिनट आपको बता दूं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 2-4 मिनट होंगे, उसके लिए मैं आपको वजह भी बता देता हूँ, वजह क्या होती है असल में। ये जो रैंक वाली बात ना, रैंक वाली बातें, ए बी का रैंक, ए का रैंक, ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूँ, रैंक डिटर्मिनेंट ये वो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मैं चीजों को याद नहीं रखता दूसरों को बताने के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं इससे, तो इसलिए बताने के लिए। वरना मैं ना एफएससी लेवल पे ना ये रैंक शैंक मैं बताता ही नहीं। मैं क्या कराता हूँ, मैं ऐसे बताता हूँ, गौर कीजिएगा जरा। आपके पास एक सिस्टम था, आपने इसको एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशंस। अब ये कन्वर्ट हो चुका 1 0 1 2, चलिए 3 है, इधर फर्ज कर लें 1 है, 0 1 2 1 0 0, सारा फटा है इन दो एलिमेंट्स का। अब गौर कर लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, गौर कर लीजिएगा। अगर तो इधर कोई नॉन जीरो है, इधर कोई भी एलिमेंट है, इधर कोई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं बताता हूं। देखिए इधर भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, मैं लिखूंगा ना स्टार, स्टार का मतलब होगा नॉन जीरो एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट। इधर भी स्टार आ गया, जब एशेलोन फॉर्म बना रहे होंगे यहां पर देखिए, या तो 1 आना है या 0 आना है, कुछ इस तरह का आना। देखिए अगर यहां पर 0 है और यहां पर 2 है, फर्ज कर इधर 0 है, इधर नॉन जीरो एलिमेंट। अब गौर करें, अगर ऐसा आ गया कि एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त इधर 0 आ गया, इधर नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, तो ए का रैंक कितना होना है? देखो जरा, ए का रैंक कितना होना है? 2। बोल पड़े ना साथ साथ मैडम जी, ए का रैंक कितना होना? 2, जबकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होना? 3। तो ए का रैंक लेस है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से, ठीक है। और ऐसे मौके पे मैंने क्या बताया, बोला सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आप देखिए यहां पर 0 है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, यहां जेड है। अब इसका क्वेश्चन जब बैक सॉल्व करेंगे, जब आप बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन जब करते हैं
तो 0 इंटू जेड और राइट साइड पे क्या होना है 2। इधर 0 है इधर नॉन 0 है, तो कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा रियल नंबर है z जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा? क्या कोई रियल नंबर है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके जवाब 2 आ जाए? नहीं ना। नो सर। तो सीधी सी बात होगी ना, ए का रैंक देखो 2 है, ए बी का रैंक देखो 3 है, ये तभी होना है जब ए का रैंक ए बी के रैंक से कम है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो होता क्या है, दरअसल होता कुछ यूं है कि यहाँ पर 0 बन जाता है, इधर नॉन 0 एलिमेंट बन जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको कोई ऐसा नंबर मिलना ही नहीं है जिसको सेटिस्फाई करे, यानी नो सॉल्यूशन, योर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट ऑलवेज। आपको मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ या ना? जी सर, आगे ये समझ। आप देखिए, हो सकता है कि रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर हो। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा एक तो ये हो सकता है यहां पर 1 आ जाए, यहां पर नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए। देखो अभी भी ए का रैंक 3, ए बी का रैंक 3। आप जब सिस्टम को सॉल्व करने बैठोगे तो 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 2, जेड की यूनिक वैल्यू आ गई, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो गया विद यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जेड की एक ही कीमत मिली। तो याद रखें ए और ए बी का रैंक बराबर ऐसे भी हो सकता है कि इधर भी नॉन जीरो नंबर हो, इधर भी नॉन जीरो नंबर, या यूं कह लें इधर नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है? तो इधर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, क्योंकि इधर अगर जीरो भी आ जाएगा ना तब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इधर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी पॉसिबिलिटी बोला ये गया था ए का रैंक ए बी का रैंक के बराबर हो लेकिन इक्वल हो नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स कितने? 3। अननोन नंबर 3। जी सर।